अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस है और आज तकरीबन 1.5 साल के बाद 1 के बाद मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वीडियो जो है ये 9 क्लास से रिलेटेड है। मैंने पोस्ट डाली थी कि अगर आप स्पेसिफ़िकली कुछ समझना चाहते हैं, बिकॉज़ मेरे पास टाइम नहीं होता आजकल, तो मैं बहुत सारे लेक्चर्स नहीं बना सकता, तो मैंने कहा चलो एग्ज़ाम से पहले एक वीडियो जो है वो बनाई जा सकती है। अच्छा, उसमें अक्सर स्टूडेंट्स ने कहा कि ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ जितने लेक्चर्स मौजूद हैं और जितना मटेरियल ऑलरेडी मौजूद है, तो उसके बाद किसी वीडियो की ज़रूरत रह नहीं जाती और दोबारा पढ़ाने का तो सवाल ही नहीं होता। तो दोबारा पढ़ाने की बात नहीं थी, ज़ाहिर एक लेक्चर ऑलरेडी जो रिकॉर्ड किया हुआ है उसको दोबारा रिकॉर्ड करना जो है वो कहीं से भी समझदारी नहीं है। तो ये जो वन शॉट लेक्चर की बात स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि एक लेक्चर के अंदर जो है वो पूरी बुक कवर करवाएं, इट टेक्स टाइम। इसमें ना लगता है अच्छा खासा टाइम लगता है और माज़रत के साथ इतना टाइम मेरे पास है नहीं। पहले मैं बता दूं कि चैनल के ऊपर पढ़ा क्या है 9 क्लास के लिए। तो ये 9 क्लास की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसमें इंडिविजुअल चैप्टर्स जो हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4 सारे चैप्टर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट मैं पहले ही कवर करवा चुका था, सिवाय चैप्टर 8 था आई थिंक जो मैं कंप्लीट नहीं कर सका था। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे कवर्ड हैं। अच्छा, इसके अंदर हर चैप्टर के एंड में जो MCQs थे वो इस प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं। ये प्लेलिस्ट यहाँ पर मौजूद है, इसके अंदर हर चैप्टर के जो MCQs हैं वो भी मौजूद हैं। तो चैप्टर की सारी डिटेल्स और बुक के जितने भी MCQs हैं वो तो यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो अक्सर ये बच्चे यही कह रहे थे कि ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये कहा था कि अगर किसी स्कूल के पेपर्स हैं, प्रीलियम पेपर्स हैं, वो अगर आप सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो मुझे कोई पेपर्स रिसीव नहीं हुए, बट मैंने जो है वो बोर्ड के पेपर्स एक जगह से देखे हैं, एक वेबसाइट से, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो करवा दूँ। और चैप्टर 8 के अगर MCQs नहीं हुए तो मैं चैप्टर 8 के MCQs, बल्कि चैप्टर 8 के भी हुए हैं। ये चैप्टर न्यूट्रिशन आई थिंक चैप्टर 8 है, तो चैप्टर 8 के MCQs भी हुए हैं। तो मेरा ख्याल है बुक के MCQs तो सारे हुए हैं। एक नज़र हम जो है वो पिछले 4-5 सालों के पेपर्स के ऊपर डाल लेते हैं, एंड आई थिंक दैट वुड बी इट। तो ये हमारे पास बायो का पेपर है 2022 का, ये 9 क्लास का पेपर है और ये कराची बोर्ड का है। अदर बोर्ड्स के मुझे नहीं मिले पेपर्स, ये कराची बोर्ड का पेपर है। तो MCQs देख लेते हैं हमारे पास। पहला है हमारे पास साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो वो ब्रांच के जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है, आइडेंटिफाई करके डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं, उसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। टेक्सोनॉमी वो ब्रांच होती है कि जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन से डील करते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग ये तकरीबन सबको रटा हुआ होता है, तो ये राना टिग्रीना है। वॉलवॉक्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक पॉलीफाइलेटिक जीनस है। पॉलीफाइलेटिक का मतलब ये होता है कि इसके जो है ना, इसकी जो चेन्स हैं वो मल्टीपल हैं। तो एल्गी जो होते हैं डिफरेंट तरह के, उनको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट्स। तो ग्रीन एल्गी होते हैं जो ग्रीन नज़र आते हैं, रेड एल्गी होते हैं, ब्राउन एल्गी होते हैं। तो वॉलवॉक्स जो है, अगर आप बुक के अंदर भी डायग्राम देखें तो वो ग्रीन कलर का नज़र आता है, तो ये ग्रीन एल्गी के ग्रुप से बिलोंग करता है। बायोलॉजिकल मेथड इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो बायोलॉजिकल मेथड वो होता है कि जो एक साइंटिफिक मेथड होता है किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो उसके अंदर कुछ स्टेप्स हमने पढ़े थे। बात स्टार्ट होती है आपकी ऑब्जर्वेशन से, एंड देन डेटा कलेक्शन होती है, एंड देन उसके बाद एक हाइपोथेसिस दिया जाता है, देन रीजनिंग होती है, देन एक्सपेरिमेंटेशन होती है, देन थ्योरी, देन रिजल्ट, देन लॉ बनता है। प्रोपोर्शन जो है ये इसके अंदर नहीं आता। प्रोपोर्शन जो है ये उसके अंदर आता है जेनेटिक्स के अंदर, या जो पॉपुलेशन से जो डील करती हैं ब्रांच, उनके अंदर आता है। तो डेटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, ये तीनों जो हैं ये बायोलॉजिकल मेथड के अंदर आते हैं, लेकिन प्रोपोर्शन नहीं आता। ना फील्ड ऑफ रिसर्च दैट एग्जामिन्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम इज कॉल्ड। तो इसका आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है। वो फील्ड, रिसर्च की वो फील्ड जो एग्जामिन करती है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर, वो मैथमेटिकल बायोलॉजी कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ये है। रेशो असल में कहते हैं किसी भी दो चीज़ का कंपैरिजन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बायोलॉजी के अंदर, हम मेडिकल के अंदर बात करते हैं कि कोई भी अगर बीमारी है तो वो मेल और फीमेल में कितना % होती है। तो जब हम मेल टू फीमेल कंपैरिजन करते हैं तो हम उसका रेशो निकालते हैं। फॉर एग्जांपल एक बीमारी है जो 100 में से 80 मेल्स के अंदर आपको देखने को मिलती है, मेल्स में हर 1000 में से 1 के अंदर देखने को मिलती है, और फीमेल्स में हर 1000 में से 5 के अंदर देखने को मिलती है। तो मेल टू फीमेल रेशो 1:5 होगा और फीमेल टू मेल रेशो 5:1 होगा। तो दो चीज़ों का कंपैरिजन जो किया जाता है वो रेशो कहलाता है। प्रोपोर्शन ये होता है कि दो तरह के रेशोज़ जो हैं उनके बारे में ये स्टेटमेंट होती है कि दोनों बराबर हैं। फॉर एग्जांपल
अगर मैं लिखूँ 4 डिवाइडेड बाई 8, तो ये एक रेशो है, 4:8, 4 डिवाइडेड बाई 8 ये एक रेशो है। और मैं लिखूँ 1 डिवाइडेड बाई 2, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 8 को सिंप्लीफाई करेंगे तो वो भी बराबर आएगा 1:2 के। तो ये दो जो हैं ये इक्वल आते हैं, तो इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। दो रेशोज़ को जब हम दो इक्वल रेशोज़ जो हैं उनकी बात करते हैं तो वो प्रोपोर्शन कहलाता है। लॉ जो है ये बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर होता है, जो लास्ट स्टेप होता है तो वो लॉ कहलाता है। मैथमेटिकल बायोलॉजी अलबत्ता वो ब्रांच होती है जो कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से डील करती है। नाउ दीज आर इन्वॉल्विंग क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट अच्छा जी, क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ टूल्स हमने पढ़े थे, तो उसके अंदर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कौन सी चीज़ जो है वो इसके अंदर नहीं आती। वैसे तो चारों चीज़ें आती हैं इसके अंदर। होमोलॉजी भी आती है, यानी वो स्ट्रक्चर्स जो दिखने में सिमिलर नज़र आते हैं बट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो होमोलोगस कहलाते हैं। एनालोगस वो होते हैं जो दिखने में सेम होते हैं, जो दिखने में डिफरेंट होते हैं बट उनका फंक्शन सेम होता है। होमोलोगस की एग्जांपल के अंदर आप अपना हाथ ले सकते हैं और बिल्ली का पंजा ले सकते हैं, अंदर से उनकी बनावट सिमिलर होती है लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट है। एनालोगस के अंदर आप एक परिंदे का पर ले सकते हैं और एक इंसेक्ट का पर ले सकते हैं, दोनों की बनावट डिफरेंट होती है लेकिन उनका फंक्शन सेम होता है। साइटोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है, सेल्स की बेसिस के ऊपर आप प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर डिवीजन करते हैं। इसी तरह से आप यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं। एंड जेनेटिक्स इज आल्सो यूज, फाइनल टूल जो है आपका वो जेनेटिक्स ही होता है। तो आई थिंक इस एमसीक्यू के अंदर कोई मिस्टेक है, बिकॉज ये चारों चीज़ें जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं क्लासिफिकेशन के अंदर, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ना की जा सके। नाउ सेल ऑर्गेनल फाउंड इन एनिमल सेल एंड हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन का जब भी नाम आता है तो लाइसोसोम्स का नाम आता है, और लाइसोसोम्स जो है ये सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर पाया जाता है। प्लांट्स के अंदर लाइसोसोम्स के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं, और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो हैं ये कोई भी मटीरियल जब सेल के अंदर आता है तो उसको डाइजेस्ट करने में, उसको ब्रेक डाउन करने में इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया जो है वो कोई चीज़ खाता है, बैक्टीरिया कह रहा हूँ, आपका जो अमीबा है, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जब वो कोई बैक्टीरिया खाते हैं या कोई और फूड पार्टिकल खाते हैं तो एक फेगोसोम बनता है। वो फेगोसोम कंबाइन होता है एक छोटी सी बॉडी के साथ जिसको लाइसोसोम कहते हैं। सारे एंजाइम्स उसमें रिलीज हो जाते हैं एंड दिस इज हाउ वो उसे फेगोसाइटोज करता है या फिर डिस्ट्रॉय करता है। तो लाइसोसोम वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो प्लांट्स के अंदर, वैक्यूल के अंदर पाए जाते हैं। राइबोसोम्स का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेंटर है फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड गोल्जी अपरेटस जो है ये कलेक्शन, पैकेजिंग और सेक्रेशन के काम आता है। कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज़, अच्छा ये वो बात थी जो मैं यहाँ पे समझा रहा था कि दो वैल्यूज़ की जो कंपैरिजन होता है उसको हम रेशो कहते हैं। तो ये रेशो जो है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम हैव सेल वॉल एंड दे आर ऑल हेटेरोट्रॉफिक। तो सेल वॉल की बेसिस के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास प्लांट्स आते हैं कि जिनके पास सेल वॉल होती है, और दूसरा हमारे पास फंजाई आते हैं कि जिनके पास सेल वॉल होती है। बट इन दी एंड जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है वो ये होता है कि प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो अपनी फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जबकि फंजाई जो हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, वो डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फॉर देयर फूड एंड सम अदर ऑर्गेनिजम्स। नाउ सीक्वेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस बाय विच सेल कमिट सुसाइड। तो सेल की डेथ जो है वो दो तरह से होती है, एक को हम कहते हैं एपोप्टोसिस और एक को हम कहते हैं नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस के अंदर प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, सेल को सिग्नल दिया जाता है कि भाई आपकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है, और सेल जो है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस से होता हुआ अपने आप को जो है वो ख़त्म करता है। इसके अंदर सेल के अंदर का जो मटीरियल होता है वो टूट के छोटी छोटी बॉडीज़ के अंदर रिलीज़ होता रहता है, इसको एपोप्टोसिस कहते हैं। इसके बरक्स अगर कोई इंजरी होती है, कोई डैमेज होता है जिससे सेल की डेथ हो जाए, तो वो जो है आपका नेक्रोसिस कहलाता है। ठीक है। एपोमिक्सिस तो वो प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर सीड फॉर्मेशन होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। नाउ द पॉइंट वेयर द एंजाइम इज मोस्ट एक्टिव इज नोन एज, तो ये डिफरेंट टाइप की पीएच होती है, न्यूट्रल पीएच, एसिडिक पीएच और बेसिक पीएच। पीएच का जो स्केल है 0 से लेकर 14 तक, उसके दरमियान में न्यूट्रल पीएच है। 7 पे न्यूट्रल पीएच है। 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो एसिडिक, और 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिक पीएच होती है। तो ऑप्टिमम पीएच वो पीएच होती है कि जिसके ऊपर बेस्ट एक्टिविटी जो है वो एंजाइम शो कर रहा होता है ना। स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, स्टेज लिखा है, क्या लिखा है, हाँ बता रहे हैं, टेक्स प्लेस एट द क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड। अच्छा, तो ये तीन चीज़ें हमारे पास हैं। ये तो प्लांट से रिलेटेड है, C3 साइकिल,
लेकिन ये जो है आपकी रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर होती है। ग्लाइकोलिसिस जो होता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इसमें ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है वो स्टेप्स से टूटता हुआ कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड के अंदर। ठीक है, पायरुविक एसिड जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है एक तरह के मॉलिक्यूल के अंदर जिसको हम कहते हैं एसिटाइल को ए। वो एसिटाइल को ए जो है वो एंटर करता है क्रेब्स साइकिल के अंदर। ये क्रेब्स साइकिल के मैट्रिक्स के अंदर लगी हुई होती है। ये जो क्रेब्स साइकिल है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर लगी हुई होती है, इसके एंजाइम्स। और यहाँ से बनते हैं कुछ मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं NADH और FADH2। वो मॉलिक्यूल्स जाते हैं इस चेन के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, और इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के ज़रिए और हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट के ज़रिए एनर्जी बनती है, एंड दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर लगी होती है, जहाँ पे कुछ फोल्ड्स होते हैं जिन्हें हम क्रिस्टल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वहाँ लगी होती है। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, और क्रेब्स साइकिल जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होती है। अच्छा, phenomenon in which pair of homologous chromosome fails to separate is called। तो homologous chromosomes जो होते हैं meiosis के अंदर ये होता है कि जो homologous chromosomes होते हैं, यानी फादर का जो क्रोमोसोम है और फादर से जो मिला हुआ क्रोमोसोम है और जो मदर से मिला हुआ क्रोमोसोम है, हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम है हर सेल के अंदर। तो उसमें से 23 जो है वो फादर से मिले, 23 मदर से मिले। तो फर्स्ट क्रोमोसोम जो फादर से मिला है उसी के जैसा एक और क्रोमोसोम हमें मदर से मिला है। इनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक ही तरह की एक ही कैरेक्टर की जीन्स जो है वो लगी हुई होती हैं, सेम पॉइंट के ऊपर, सेम लोकस के ऊपर। अच्छा, अब मियोसिस के अंदर ये होता है कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं एक दूसरे के करीब आते हैं, इनके दरमियान पेयरिंग होती है, और पेयरिंग के बाद इनके दरमियान मटेरियल एक्सचेंज होता है। मटेरियल एक्सचेंज होने के बाद ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, उसको टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। अगर ये सेपरेट ना हो सके तो प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, यानी एक सेल जो बनेगा उसके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला जाएगा और एक सेल जो बनेगा उसके अंदर एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा। तो ये जो फेलियर ऑफ सेपरेशन होता है ये कहलाता है नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। साइनाप्सिस जो है ये उनकी पेयरिंग को कहते हैं, जब वो एक दूसरे के करीब आके एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो वो साइनाप्सिस कहलाता है। टर्मिनलाइजेशन उनकी सेपरेशन को कहते हैं। और लिंकेज जो है ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है जेनेटिक्स का। तो लिंकेज कहते हैं किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर जो कैरेक्टर्स लगे हुए होते हैं अगर वो एज इट इज़ चले जाएं तो वो लिंकेज कहलाती है, और अगर उनमें से कुछ दूसरे क्रोमोसोम के साथ एक्सचेंज हो जाएं जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ होते हैं तो उसे क्रॉसिंग ओवर का नाम देते हैं। ना ईच मोल ऑफ ATP स्टोर्स एनर्जी। तो ATP के अंदर जो एनर्जी होती है वो 7.3 किलो कैलोरीज होती है। ये बात बस याद रखने वाली है। केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्स these particular conditions to carry down at a proper rate। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसे प्रॉपर कंडीशन चाहिए होती है। उस प्रॉपर कंडीशन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक टेम्परेचर होता है और एक प्रेशर होता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कॉजेज विच ऑफ द डिजीज़, तो ये गलत लगा हुआ है यहाँ पे। विटामिन के जो है ये आपका उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। स्कर्वी जो है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। बेरी जो है वो विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होता है। और एनीमिया जो है ये आयरन की डेफिशिएंसी से होता है। एनीमिया विटामिन के की डेफिशिएंसी से नहीं होता। स्कर्वी यूजुअली विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, लेकिन अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी भी होगी तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। तो इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो इनडायरेक्टली इट कैन कॉज एनीमिया, यस, बिकॉज अगर विटामिन के नहीं होगा तो ब्लीड होता रहेगा। जब ब्लीड होता रहेगा तो खून की कमी हो जाएगी, एंड दैट खून की कमी इज कॉल्ड एनीमिया। तो इनडायरेक्टली कहा जा सकता है ये। नाउ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर पोटेंशियल टू द एरिया ऑफ लोअर पोटेंशियल इज कॉल्ड। तो हायर जो पोटेंशियल की बात हो रही है वो हायर वाटर पोटेंशियल है। इसका मतलब आसान अल्फाज में जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ से पानी मूव कर रहा है उस जगह पे जहाँ पानी कम है। सो दैट इज़ नोन एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस पानी की मूवमेंट होती है फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, यानी जहाँ पर पानी ज़्यादा है वहाँ से पानी के कम की तरफ, और थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन, उसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन से उसकी लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तो वो आपका डिफ्यूजन कहलाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसी ट्रांसपोर्ट होती है कि जिसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। सेकेंडरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, तो सेकेंडरी सेल वॉल जो है उसके अंदर आपका सेलुलोज मौजूद होता है और लिग्निन मौजूद होता है जो कि इसे हार्डनिंग प्रोवाइड करता है।
ऑल फैक्टर्स फ्लड एंजाइम्स एक्टिविटी है, ऑल फैक्टर्स फ्लड, अच्छा अफेक्ट हो गए, ऑल फैक्टर्स अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। तो एंजाइम की एक्टिविटी कुछ चीज़ों से मुतासर होती है, उसमें सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन आ जाती है, उसमें टेम्परेचर आ जाता है, उसमें पीएच आ जाती है, तीनों जो है एंजाइम की एक्टिविटी को मुतासर करते हैं। सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो इनिशियल एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है, फर्दर डिक्लाइन भी कर जाती है कभी कभी। टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए होता है, ख़ास टेम्परेचर के ऊपर वो बेस्ट वर्क करते हैं, अगर उससे आगे पीछे होता है तो फिर उनकी एक्टिविटी डिक्लाइन होती है। और ऑप्टिमम पीएच जो है उसके ऊपर एंजाइम बेस्ट वर्क करते हैं, उसके आगे पीछे जब होता है तो उसकी एक्टिविटी मुतासर होती है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है इनका ऐसा रोल नहीं है, लेकिन अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो इन चीज़ों के अंदर चेंज लाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को डाइल्यूट कर देता है, या इसका अपना जो टेम्परेचर है वो जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है उसको मुतासर कर दे, या फिर पीएच को मुतासर कर दे, तो अगेन इट कैन कॉज, लेकिन डायरेक्टली इसका रोल नहीं है। ना दीज आर इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। तो प्लेटलेट्स जो हैं वो क्लॉटिंग के अंदर काम आते हैं। प्लेटलेट्स ईंटों की तरह होते हैं, कभी भी अगर होल हो जाता है उसके अंदर, वेसल्स के अंदर जब भी होल हो जाता है तो प्लेटलेट्स आकर वहाँ पे जमा हो जाते हैं। तो प्लेटलेट्स ईंटों की तरह है, खाली ईंटों से जो दीवार बनेगी वो कमज़ोर सी बनती है, तो इसके लिए सीमेंट चाहिए होता है। तो वो सीमेंट के तौर पे जो वर्क करता है वो फाइब्रिनोजन होता है। फाइब्रिनोजन एक और तरह की प्रोटीन होती है ब्लड के अंदर, तो वो इसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो प्लेटलेट्स जो हैं ये इनिशियली एक प्लग सा बना देते हैं और फिर उसको मजबूत करने के लिए फाइब्रिनोजन का काम होता है। हीमोग्लोबिन का काम ट्रांसपोर्ट है ऑक्सीजन की एंड कार्बन डाइऑक्साइड की। एल्बुमिन जो है वो अदर मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एल्बुमिन के ऊपर बैठ के जाते हैं। बहुत सारी हमारी दवाएं हैं जो एल्बुमिन के ऊपर बैठ के जाती हैं। बिलिरुबिन का आपने नाम सुना होगा, तो वो एल्बुमिन के ऊपर बैठ के जाता है। एंड ग्लोबुलिन जो है ये एक तरह की प्रोटीन होती हैं। इनकी एक टाइप जो है आपकी वो उसमें काम आती है, डिफेंस के अंदर काम आती है। जो एंटीबॉडीज़ वगैरह बनती हैं वो ग्लोबुलिन से बनी हुई होती है। द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल फूड टेक प्लेस, ये गलत लगा हुआ है यहाँ पे। जो वाटर है वो जाता है जाइलम के ज़रिए, और जाइलम के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, एक को हम वेसल्स कहते हैं और एक को हम ट्रिकिएड कहते हैं। तो इनके ज़रिए वाटर की मूवमेंट होती है, और जो ऑर्गेनिक मटीरियल है, जो फूड की मूवमेंट है, वो फ्लोएम के ज़रिए होती है। तो करेक्ट आंसर इसका फ्लोएम है। इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रेकिया एंड एसोफेगस दे बोथ कनेक्टिव। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो उससे ऊपर अगर हम देखें तो नोज़ है। जो नोज़ की दो ओपनिंग है उसके पीछे एक कैविटी होती है। मैं कुछ बना नहीं पा रहा यहाँ पे क्योंकि ये लिखने वाला नहीं है, इसके अंदर ड्रॉ नहीं होगा। मैं नेक्स्ट पेपर में कोशिश करता हूँ कि सिर्फ दूसरी ऐप में खोलूँ। अच्छा, तो जो नोज़ है वो पीछे जाती है, उसके अंदर पीछे नेज़ल कैविटी होती है, और जो माउथ है उसके पीछे ओरल कैविटी होती है। ये दोनों कैविटीज़ जो हैं ये आगे जाकर एक जगह पर मिल जाती हैं और उस जगह को हम फेरिंक्स का नाम देते हैं। तो फेरिंक्स जो है वो कॉमन पैसेज होता है, यहाँ से हवा भी गुजरती है, यहाँ से खाना भी गुजरता है, और उसके आगे जाकर ये डिवाइड हो जाता है। एक आगे की तरफ का रास्ता बनता है जिसको ट्रेकिया कहते हैं, और एक पीछे की तरफ का रास्ता बनता है जिसको हम एसोफेगस कहते हैं। तो आगे वाला रास्ता जो है वो विंड पाइप कहलाता है, इसके ज़रिए हवा जाती है, और पीछे वाला रास्ता जो है वो एसोफेगस कहलाता है। लेकिन उससे पहले का जो एरिया है जिसको फेरिंक्स कहते हैं वो कॉमन पैसेज होता है। ना स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड। तो आसान है अगर आप इसको भी समझें। हाइड्रो का मतलब वाटर है, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन है। इसमें भी वाटर टूट रहा है लेकिन कहीं पर भी लाइट की बात नहीं की गई। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज है, लाइसिस का मतलब टूटना है, तो इसमें ग्लूकोज टूट रहा है, वाटर की बात नहीं हो रही। फोटो का मतलब लाइट होता है, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन होता है, तो लाइट की प्रेजेंस में कुछ टूट रहा है। तो इट कैन बी कंफ्यूजिंग फॉर अ स्टूडेंट कि हाइड्रोलाइसिस में वाटर की बात की गई है, फोटोलाइसिस में उसकी बात लाइट की बात की गई है, बट एक्चुअली इसे फोटोलाइसिस कहते हैं। फोटो लाइट है, लाइट की प्रेजेंस में वाटर का टूटना, वो फोटोलाइसिस, पूरा है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर, तो बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस चल रहे होते हैं उनको कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब उनमें कंस्ट्रक्टिव भी होते हैं, यानी कोई दो चीज़ें मिलकर कोई एक नई चीज़ बना रही होती हैं, और डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं। डिस्ट्रक्टिव के अंदर जो है वो कोई एक चीज़ टूट के दो चीज़ों में कन्वर्ट हो रही होती है। तो इस तरह का जो रिएक्शन है कंस्ट्रक्टिव, उसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं, कोई चीज़ बनना, और इस तरह का जो रिएक्शन होता है उनको हम डिस्ट्रक्टिव यानी कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो अच्छा, ये इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ, तो इसके अंदर एक तीसरा ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है 1 and 2 बोथ। तो इसका करेक्ट आंसर यही है 1 and 2, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों जो हैं आपके वो आपके इसके अंदर आते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास हो गए MCQs फ्रॉम पेपर 2022। अच्छा भाई, तो ये पेपर है 2021 का। मैं थोड़ा सा रस्टी हो गया हूँ,
पिछले 1.5 साल के अंदर कोई काम नहीं किया मैंने, तो मज़ा नहीं आना मुझे वैसे भी अभी। थोड़ा सा टाइम लगेगा दोबारा से रूटीन में आने में, लेकिन पता नहीं टाइम मिलता है नहीं मिलता। खैर, तो ये 2021 का पेपर है। अच्छा, मुझे शॉर्ट मैंने डाउनलोड तो किया था, लेकिन उसके अंदर शायद क्वेश्चन आंसर्स नहीं थे, तो क्वेश्चन आंसर्स किए जा सकते हैं। बस MCQ के ऊपर बात कर लेते हैं। 4-5 पेपर है मेरे पास। नाउ क्वेश्चन है हमारे पास कि मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम दे हैव सेल वॉल एंड दे आर ऑल हेटेरोट्रॉफिक। पिछले पेपर के अंदर भी यही MCQ था। प्लांट्स जो हैं आपके, ये आपके सेल वॉल वाले होते हैं, बट दे आर ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। जबकि फंजाई जो होते हैं वो आपके सेल वॉल के साथ हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है इसका फंजाई है। मोनेरा जो है और प्रोटिस्टा जो है हमारे पास, मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं और इनकी जो फीडिंग होती है वो बाय वैरायटी ऑफ मेथड्स होती है। इट डजंट मैटर कि वो खुद से बना रहे हैं या किसी से ले रहे हैं, बट इनके अंदर ये जो सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म के जिनके सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और ऑर्गेनल्स मिसिंग होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। प्रोटिस्टा जिसे प्रोटोक्टिस्टा भी कहते हैं, तो इसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर यूकैरियोट्स आते हैं, सॉरी यूनिसेलुलर नहीं यूकैरियोट्स आते हैं, चाहे यूनिसेलुलर चाहे मल्टीसेलुलर, और दे फीड बाय वैरायटी ऑफ मेथड्स, और ये वो हैं जो बाकी 3-4 किंगडम्स के अंदर नहीं आ सकते। नाउ स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की जहाँ पर भी बात आ जाती है तो वो पेलियोंटोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी जो है ये इंसेक्ट्स की स्टडी होती है, हिस्टोलॉजी जो है ये टिश्यूज़ की स्टडी होती है, और टेक्सोनॉमी जो है ये क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। फंक्शंस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह का होता है, एक रफ होता है और एक स्मूथ होता है। डिफरेंस ये होता है कि रफ के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, तो यहीं से समझ आ जाता है क्योंकि राइबोसोम्स का काम प्रोटीन सिंथेसिस है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका कुछ ना कुछ फंक्शन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन से रिलेटेड होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है, SER। और इंट्रासेलुलर डाइजेशन हमने पिछले पेपर में पढ़ा था, ये लाइसोसोम्स का काम होता है, ठीक है। साइंटिफिक मेथोडोलॉजी स्टार्ट्स विद, तो ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होती है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होती है, देन डेटा कलेक्शन होती है, देन हाइपोथेसिस होता है, एंड देन रीजनिंग होती है, एंड देन एक्सपेरिमेंटेशन होती है। सेलेक्ट द मिसमैच। प्लास्टिड्स जो हैं उनका काम स्टोरेज ऑफ केमिकल्स है, इसके अंदर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। सेंट्रियोल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं सेल डिवीजन के अंदर, बिल्कुल सही है ये दोनों। राइबोसोम्स जो है उनका काम प्रोटीन सिंथेसिस होता है, अभी ऊपर हमने देखा क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स है तो उसका काम प्रोटीन सिंथेसिस था, तो राइबोसोम्स का काम सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है, ये मिसमैच है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम सिंथेसिस ऑफ ATP है। ना सेल ऑर्गेनेल फाउंड इन एनिमल सेल एंड हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर, तो अगेन वही क्वेश्चन आया है कि लाइसोसोम जो है ये एनिमल सेल में पाया जाता है सिर्फ, और ये हेल्प करता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन का काम करता है। गोल्जी अपरेटस का काम होता है कलेक्शन, कोई चीज़ इसके पास आती है ये फिर उसके अंदर मॉडिफिकेशन करता है, उसके बाद उसे पैकेज करता है दोबारा और कहीं पे भेज देता है। राइबोसोम्स का काम प्रोटीन सिंथेसिस है। लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट बिलोंग टू द सेम स्पीशी, तो सेम स्पीशी, पहली बात तो स्पीशी के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं कि जिनके कैरेक्टर्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं, तो वो स्पीशी के अंदर आते हैं। जैसे डिफरेंट मुल्कों में रहने वाले इंसान जो हैं हमारे कैरेक्टर्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं, तो हम जो है वो सेम स्पीशी के अंदर आते हैं, एक स्पीशी के अंदर आते हैं, हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी सेम होता है। एक स्पीशी की एक स्पीशी का जो ग्रुप होता है, जैसे कि किसी भी इलाके के अंदर रहने वाले बहुत सारे इंसान जो हैं वो मिलकर एक पॉपुलेशन बनाते हैं। पॉपुलेशन डिफरेंट तरह की पॉपुलेशन, डिफरेंट स्पीशी जो है वो आपस में जब एक जगह एग्जिस्ट कर रहे होते हैं तो वो कम्युनिटी कहलाता है। इसकी एग्जांपल ये कि स्पीशी के अंदर इंसान आ गया, ठीक है, एक इंसान आ गया, उसमें मेल और फीमेल जो है वो माइनर डिफरेंसेस होते हैं लेकिन उनके सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वो एक स्पीशी के अंदर आ गए, ठीक है। ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल, बहुत सारे ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल अगर एक जगह रह रहे हैं तो वो सेम स्पीशी का एक ग्रुप है, तो वो कहलाता है पॉपुलेशन। इसी पॉपुलेशन के साथ अगर दूसरे एनिमल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, दूसरे प्लांट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो आपका कहलाता है कम्युनिटी, ठीक है। ये थोड़ी अलग तरह की टर्म्स है, जबकि मिलती जुलती स्पीशीज़ जब आपस में रहती हैं तो वो जीनस कहलाता है, तो ये एक अलग तरह की टर्म है। ना ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ, तो ब्लड जो है वो सेल्स का मजमूआ होता है और सेल्स के मजमूए को हम टिश्यू कहते हैं। तो इनिशियली सेल होता है, देन सेल्स का मजमूआ टिश्यू कहलाता है, देन टिश्यूज़ का मजमूआ जो है वो ऑर्गन कहलाता है, ऑर्गन्स का मजमूआ जो है वो सिस्टम्स कहलाता है। ना रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर, तो इनिशियली टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, बट देन एक पॉइंट आ जाता है कि जिसके बाद फर्दर टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मुतासर होता है, वो डिक्रीज़ होता है। अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच स्पोर मदर सेल प्रोड्यूस स्पोर्स। अच्छा, हमारे पास
एक बॉडी होती है प्लांट की जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट के हर सेल के अंदर जो है वो पूरे क्रोमोसोम होते हैं और इस पूरे क्रोमोसोम को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। जैसे मेरे हर सेल के अंदर पूरे क्रोमोसोम हैं जो कि 46 हैं, तो 46 को मैं 2n कहता हूँ। n का मतलब 23 का एक सेट है मेरा, और मेरे पास इस तरह के 2 सेट हैं तो मैं 2n कहता हूँ। तो किसी भी प्लांट के अंदर जो उसकी स्पोरोफाइट वाली बॉडी होती है, जो स्पोर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो डिप्लॉयड होती है, उसके अंदर पूरे क्रोमोसोम होते हैं, तो उसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे जब स्पोर बन जाता है तो स्पोर, आपको पता है कि स्पोर में आधे क्रोमोसोम जाते हैं, तो स्पोर जो है वो हैप्लॉइड होता है। तो वो कौन सी सेल डिवीजन है कि जिससे डिप्लॉइड सेल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हैप्लॉइड सेल के अंदर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, तो उसे हम मियोसिस का नाम देते हैं। तो मियोसिस, यहाँ पर मियोसिस होता है। माइटोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में कोई फ़र्क नहीं आता। और ए माइटोसिस जो होता है आपका, उसमें क्या कहते हैं, ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये नहीं बनते, सेल जो है वो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाता है, न्यूक्लियस जब ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाता है आपका 2 पार्ट्स के अंदर। फंडामेंटल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का जो मेन मकसद है वो बनाना है ग्लूकोज। ग्लूकोज से आगे जाकर फिर प्लांट्स अमीनो एसिड बना लेते हैं, और ग्लूकोज से आगे जाकर फिर प्लांट्स जो है वो फैटी एसिड बना लेते हैं, क्योंकि जाहिर है हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर अमीनो एसिड अलग से होते हैं। हम अगर गोश्त खा रहे हैं किसी का तो उसके अंदर प्रोटीन्स भी होती है, हम अगर फैटी चीज़ें खा रहे हैं तो उसके अंदर फैटी एसिड्स लिपिड्स मौजूद होते हैं, और हम अगर मीठी चीज़ें खा रहे हैं तो उसके अंदर ग्लूकोज होता है। तो हमारी डाइट के अंदर तो तीनों चीज़ें होती हैं। प्लांट्स तो ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं करते ना फूड पांडा से, तो प्लांट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस से जो स्टार्टिंग मटेरियल बनता है उनके पास वो ग्लूकोज बनता है, आगे जाके वो ग्लूकोज के अंदर नाइट्रोजन वगैरह मिला के अमीनो एसिड बना लेते हैं, और इसके अंदर मज़ीद कार्बन वगैरह मिला के ये फैटी एसिड्स बना लेते हैं, क्योंकि जाहिर है बॉडी के अंदर हर जगह ज़रूरत होती है प्रोटीन्स की भी और फैटी एसिड्स की भी। नाउ सेलेक्ट द मिसमैच। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज की कैटेगरी के अंदर ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी के अंदर आता है, दैट इज़ ट्रू। प्रोटीन जो है उसमें अमीनो एसिड्स आते हैं, दैट इज़ ट्रू। न्यूक्लिक एसिड के अंदर न्यूक्लियोटाइड आते हैं, दैट इज़ ट्रू। फैट्स के अंदर स्टार्च, स्टार्च अगेन जो है वो कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग करता है, तो स्टार्च जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आते। सो दिस इज़ द रॉन्ग आंसर, ये मिसमैच है। नाउ स्टेज ऑफ माइटोसिस इन विच क्रोमैटिड्स रीच द पोल्स एंड देयर मूवमेंट सीज। तो माइटोसिस के अंदर ये होता है कि पहले आपका क्रोमैटिन नेटवर्क होता है इस तरह से, ठीक है, फिर वो क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार करता है, फिर आपको क्रोमोसोम्स डबल होते हुए नज़र आते हैं, ये अपनी अपनी कॉपी बनाते हैं, फिर इनके ऊपर स्पिंडल फाइबर आकर अटैच होते हैं, फिर वो इन्हें खींचना शुरू करते हैं, खींचते खींचते ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और फिर एक इस कोने पे चला जाता है, एक इस कोने पे चला जाता है, और फिर इनके अराउंड ये दोबारा से क्रोमैटिन की फॉर्म में आ जाते हैं और इनके अराउंड न्यूक्लियस फॉर्म हो जाता है। तो पहले हमारे पास प्रोफेज था, प्रोफेज के बाद जब इनके ऊपर ये आकर अटैच हो गए स्पिंडल और ये दरमियान में आ गए सेल के, तो ये मेटाफेज हो गया। जब ये सेपरेट हो गया तो ये एनाफेज हो गया, और जब ये बिल्कुल एंड में पहुंच गए तो ये टीलोफेज कहलाता है। तो आखिरी में पहुंचना टीलोफेज है। इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रेकिया, ये दोबारा क्वेश्चन आया, फेरिंग्स वो पार्ट होता है, अच्छा इसमें मैं बना के दिखाता हूँ। तो ये आपकी नोज़ है, ठीक है, यहाँ से पीछे अगर आप देखें तो ये नेज़ल कैविटी होती है, ठीक है, और ये आपकी ये यहाँ से नोज़ है, ठीक है, ये नेज़ल कैविटी है, और ये आपका माउथ है इधर, और ये ओरल कैविटी है। ये दोनों आगे जाकर जो है ये सेम आपकी वो बन जाती है। यहाँ पे ये पैलेट है, पैलेट, हार्ड पैलेट जो कहलाता है, तालू जिसे कहता है, ठीक है। तो ये एक कैविटी ये आ रही है और एक कैविटी ये आ रही है, ये नेज़ल कैविटी है, ये ओरल कैविटी है, और ये जो कॉमन पैसेज है ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स आगे जाके डिवाइड हो जाता है, एक यहाँ पे ट्रेकिया बन जाता है और एक पीछे एसोफेगस बन जाता है। ट्रेकिया के ऊपर जो है यहाँ पे एक बॉक्स होता है जिसको लैरिंक्स कहते हैं, जैसे वॉइस बॉक्स कहते हैं, यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो फेरिंग्स कॉमन पैसेज है। ह्यूमन हार्ट के अंदर ब्लड जो रिटर्न करता है लंग्स से, वो पहले कहाँ आके गिरता है? तो हार्ट को अगर हम सिंपल से बनाएं तो ये हमारे पास 4 चेम्बर्स का हार्ट है, ठीक है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो ये राइट एट्रियम है, यार ये माउस जो है ना, अल्लाह, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है,
ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, सबसे पहले बॉडी से जो ब्लड आता है वो राइट एट्रियम के अंदर आता है। ठीक है, ये सुपीरियर वीना केवा है SVC और ये इंफीरियर वीना केवा है IVC। इनसे ब्लड आता है। ये सारा ब्लड हुआ है कि जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, 25% ऑक्सीजन होती है, लेकिन ये बॉडी से होता हुआ आ रहा है, बॉडी को ऑक्सीजन दे के आ रहा है। यहाँ से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। यहाँ पे एक होल होता है जिसको हम जो गार्डेड होता है बाय अ वाल्व, जो बाइकस्पिड वाल्व्स होते हैं आपके यहाँ पर भी होते हैं। यहाँ पे राइट साइड के ऊपर ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, सॉरी राइट साइड पे ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, तो वो गार्ड कर रहा होता है इसे। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो जाता है पल्मोनरी ट्रंक के अंदर और उससे जाता है ये पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर, और पल्मोनरी आर्टरी से लेके जाती हैं लंग्स के अंदर। ठीक है, तो ये पल्मोनरी आर्टरीज है, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है ये। लंग्स से जो ब्लड है वो ऑक्सीजन लेके वापस आता है कहाँ पे, हार्ट के अंदर। ये वाला सवाल ये पूछ रहे हैं कि लंग से जो ब्लड है वो ऑक्सीजन लेके जब हार्ट में आता है तो वो कहाँ गिरता है, तो वो गिरता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। और ये लेकर कौन आ रहा है, तो ये पल्मोनरी वेन है। तो ये एक और अच्छा क्वेश्चन है कि लंग से कौन सी वेसल जो है वो लेकर आती है। आमतौर पे हमें लगता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आर्टरीज के अंदर होता है, एंड दैट इज़ ट्रू, लेकिन ये एक वेन है कि जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो पल्मोनरी वेन है। और ये वेन, ये आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर गई थी लंग्स की तरफ, ये पल्मोनरी आर्टरी है। तो ये वाहिद आर्टरी है कि जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पल्मोनरी आर्टरी में, और ये वाहिद वेन है कि जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। यहाँ पे जो ओपनिंग होती है उसको गार्ड करता है बाइकस्पिड वाल्व, जिसे माइट्रल वाल्व भी कहता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा के जरिए जाता है पूरी बॉडी के अंदर। दो वाल्व यहाँ पर भी होते हैं, यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व होता है और यहाँ पे एओर्टिक वाल्व होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो लेफ्ट ऑरिकल कह लें, लेफ्ट एट्रियम कह लें, एक ही बात है। नाउ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन किंगडम कैसे हो गया। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो स्पीशी है। स्पीशीज, सिमिलर स्पीशी जब आपस में एक साथ मिला दी जाती हैं तो वो जीनस कहलाता है। सिमिलर जीनस जब मिला दिए जाते हैं तो वो फैमिली बनती है। फिर ऑर्डर है, फिर क्लास है, फिर उसके बाद फिर फाइलम है, फिर किंगडम है। तो किंगडम तो सबसे बड़ा यूनिट होता है। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो स्पीशी है ना। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ मौजूद नहीं होती। गोल्जी बॉडीज़ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल के अंदर आता है तो ये भी नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल के अंदर आता है तो ये भी नहीं होता। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोटीन बनाने वाले स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते तो राइबोसोम्स मौजूद होते हैं उसके अंदर, क्योंकि बैक्टीरिया को और साइनोबैक्टीरिया को भी अपनी अपनी प्रोटीन्स तो बनानी होती है ना। नाउ अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टेक प्लेस थ्रू। अच्छा, इसका करेक्ट आंसर तो जाइलम नहीं है, क्योंकि अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल जो है वो रूट्स के जरिए होता है। ठीक है, लेकिन बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है वो फिर जाइलम के जरिए होती है। तो यहाँ पे अगर रूट्स का ऑप्शन होता है यहाँ पे तो रूट्स करेक्ट आंसर होता, क्योंकि रूट्स जो हैं वो अपटेक करके देती हैं और उसके बाद वो दे देती हैं किसको, जाइलम को। जाइलम के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, वेसल्स और ट्रिकेट्स। और जो ऑर्गेनिक फूड जाती है, जो खाना जो ट्रांसफ़र होता है वो फ्लोएम के जरिए होता है। तो यहाँ के हिसाब से जाइलम इज़ द राइट आंसर। नाउ एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा ऑफ द लीफ अकर्स ड्यू टू। तो ट्रांसपायरेशन वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर स्टोमेटा के जरिए वाटर जो है वो एवेपोरेट होकर जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। यही वाटर अगर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट जाए लीव्स के टिप्स के जरिए तो वो गटेशन कहलाती है, और ये हाइड्रोथोड्स कहलाते हैं, ओपनिंग्स। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है, आमतौर पर रेस्पिरेशन ब्रीदिंग को भी कह देते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन बड़े लेवल पे होती है जिसमें एयर जो है वो इन एंड आउट मूव कर रही है, और एक सेलुलर रेस्पिरेशन होती है कि जिसके अंदर फूड का ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बॉडी से निकाला जाता है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस टेक प्लेस। तो जो फोटोसिंथेसिस है उसको हम डिवाइड करते हैं लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट के अंदर। लाइट डिपेंडेंट वो रिएक्शन होता है कि जिसमें लाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, और लाइट इंडिपेंडेंट वो होता है कि जिसमें लाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है, अलबत्ता वही एनर्जी जो लाइट की थी वो जमा की जाती है। इसी तरह से कि यूपीएस की एग्जांपल मैं शायद देता हूँ इसके लिए, कि जब आपके घर बिजली आ रही है तो आपका घर डायरेक्टली बिजली से चल रहा है, यूपीएस उस वक्त चार्ज हो रहा है आपका, और जब आपके घर से लाइट चली जाती है कि इलेक्ट्रिक की या जिस भी सिस्टम से आपके ज़रिए आपके घर में लाइट आती है, वापडा है जो भी है,
तो जब वो लाइट चली जाती है, बिजली चली जाती है, तो आप यूपीएस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यूपीएस एक्चुअली कुछ भी नहीं है। यूपीएस वही के इलेक्ट्रिक की बिजली थी या जो भी वापडा की बिजली थी जो कि आपने स्टोर की थी। बिल्कुल इसी तरह से लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के अंदर, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है ये थाइलाकॉइड के अंदर होता है, और थाइलाकॉइड जो है इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनका कलेक्शन जो है वो ग्रेना कहलाता है। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो होता है वो इनके अंदर होता है। इनके अंदर जब लाइट पड़ रही होती है तो कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर लाइट की एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है, और उन मॉलिक्यूल्स को फिर इस्तेमाल किया जाता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में, जिसको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। तो वही लाइट की एनर्जी यूज़ हो रही होती है, लेकिन डायरेक्टली लाइट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि लाइट की एनर्जी को ऑलरेडी स्टोर कर लिया गया है, जिस तरह यूपीएस के अंदर एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है। और ये होता है आपका स्टोमेटा में नहीं, स्टोमा में, स्टोमा के अंदर होता है। स्टोमा था, स्ट्रोमा था, चीज़ें याद भी नहीं मुझे। अच्छा जी, तो ये होता है आपका स्ट्रोमा के अंदर, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर का स्ट्रक्चर होता है। नाउ दिस वन इज़ नॉट अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये तो खैर बहुत आसान सी बात है, कैट, फ्रॉग, टोड ये सब आपको आँखों से नज़र आ जाते हैं, तो ये मल्टीसेलुलर है। जो नहीं आता आँखों से नज़र वो अमीबा है, तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नाउ एपोप्टोसिस सेल डेथ होती है। हमें पता है कि जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है, जिसमें सेल को जो है ना वो सिग्नल दिया जाता है कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, तो वो एपोप्टोसिस कहलाता है। तो वो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होता है, ठीक है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ना पार्ट ऑफ द रूट बिटवीन एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस, तो अगर एक सर्कुलर से स्ट्रक्चर बनाए हम, क्रॉस सेक्शन अगर हम बनाएं, तो सर्कल बन जा भाई, तो ये आउटर लेयर जो है सेल की एपिडर्मिस कहलाती है, एंड देन एक इनर सर्कल होता है, ठीक है, जिसकी लेयर एंडोडर्मिस कहलाती है। तो इसके दरमियान में मल्टीपल लेयर्स होती हैं सेल्स की, एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड, जो बल्क बनाते हैं इसका, वो कॉर्टेक्स के सेल्स कहलाते हैं। बाकी फ्लोएम जो होता है और जाइलम जो होता है ये इसके अंदर मौजूद होते हैं, एंडोडर्म जो है इसके अंदर मौजूद होता है। कैम्बियम सेल्स वो होते हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेकेंडरी डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लॉटिंग के अंदर देखो ये गलत दिया हुआ है, हीमोग्लोबिन क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाकी हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल के अंदर होता है, जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड वाइट ब्लड सेल जो हैं ये इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फाइटिंग ऑफ इन्फेक्शन। बायोलॉजिकल नेम ऑफ कैट, तो फीलाइंस जो हैं वो हम इनको कहते हैं कैट्स को, तो दिया हुआ भी है इन्होंने, फीलिस कैटस जो है ये आपका बायोलॉजिकल नेम ऑफ कैट है। ये कैनस लूपस जो है ये वुल्व्स की कैटेगरी को कहते हैं। कैनस जो है ये एक जीनस है जिसके अंदर वुल्व्स और कायोटीज वगैरह आते हैं। एलियम सीपा जो है ये आपकी अनियन है, ठीक है, और एज ए डायरेक्टर इंडिका जो है ये नीम ट्री है। बुक अल इबिल जो है ये अब्दुल मलिक आसमाई की लिखी हुई है। ये आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर आई थिंक कुछ साइंटिस्ट से, मुस्लिम साइंटिस्ट उनके नेम्स मिल जाएंगे, तो उनकी बुक्स ये पूछते हैं अक्सर। ऑल आर रिलेटेड विद द क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट, अगेन ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके अंदर अलग आंसर दिया हुआ है। पहले जेनेटिक्स को मार्क किया हुआ था और अब एनालॉगस को मार्क किया हुआ है। आई डोंट नो ये क्या कह रहे हैं, जबकि ये चारों चीज़ें जो हैं ये इस्तेमाल की जाती हैं क्लासिफिकेशन के अंदर, एनालॉगस भी, होमोलॉगस भी, साइटोलॉजी भी और जेनेटिक्स भी। तो ये क्वेश्चन जो है ये गलत है। लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द लिविंग प्रोसेस। बायोफिजिक्स तो सिंपल है, बायोफिजिक्स के अंदर जो लाइफ के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं उनको फिजिकली जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है फिजिक्स को यूज़ करते हुए। लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट इंक्रीजेस ड्यू टू, अच्छा रूट एंड स्टेम की जो लेंथ इंक्रीज़ होती है, लेंथ इंक्रीज़ होती है, विड्थ की बात नहीं कर रही है। तो हमारे पास जो ग्रोथ होती है, एक प्राइमरी ग्रोथ होती है जिसके अंदर लेंथ बढ़ती है। प्लांट जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर अगर बढ़ रहा है, ठीक है, इधर आपकी ये स्टेम है और ये रूट है, तो अगर इसकी लेंथ बढ़ रही है तो वो एपिकल मेरिस्टेम कहलाता है। मेरिस्टेम वो ख़ास तरह के टिश्यूज़ होते हैं या सेल्स होते हैं कि जिनके अंदर डिफरेंट तरह के सेल्स बनाने की एबिलिटी होती है। तो एपेक्स के ऊपर जो होते हैं, ये भी एपेक्स है और ये भी एपेक्स है, तो ये एपिकल मेरिस्टेम कहलाता है। और जब ये इस तरह से बढ़ेगा, ठीक है, सर्कुलर जब ग्रोथ होगी, जब इसकी विड्थ बढ़ेगी, तो वो लैटरल मेरिस्टेम के ज़रिए होती है, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं। दैट्स इट, ये क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म हो गए। 2020 का पेपर मुझे मिला नहीं, तो ये 2019 का पेपर है। आई थिंक ये बुक से पहले का होगा मेरे ख्याल में ना, पिछली बुक का होगा, बट खैर कोई मसला नहीं है, देख लेते हैं। कुछ चीज़ें शायद मिसिंग होंगी इसके अंदर। अच्छा जी,
ना बटरफ्लाई जो है वो बिलोंग करती है कौन से फाइलम से, तो बटरफ्लाई जो है वो इंसेक्ट्स के ग्रुप से बिलोंग करती है, और इंसेक्ट्स जो हैं आपके वो आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं, क्लास इंसेक्टा या हेक्सापोडा जिन्हें कहते हैं, जिनकी 6 टांगे होते हैं। ना दिस बर्ड कैन नॉट फ्लाई, तो जो बर्ड्स हैं उनकी 2 डिवीजन्स होती हैं, एक रनिंग बर्ड्स होते हैं और एक फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं, रेटिटाई और कैरिनेटाई कहते हैं। तो रेटिटाई के अंदर आपका कीवी आ जाता है, ऑस्ट्रिच आ जाता है, ये रनिंग बर्ड्स होते हैं, जबकि पिजन, पैरट और स्पैरो जो हैं ये आपके फ्लाइंग बर्ड्स के अंदर आते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ इंसेक्ट्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, तो लंग्स जो है आपके ये जो बड़े एनिमल्स होते हैं उनके ऑर्गन्स कहलाते हैं। फ्लेम सेल जो है ये आपका जो प्लेटी हेलमेंट्स हैं उनके अंदर फ्लेम सेल्स होते हैं, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं फ्लेम सेल्स। मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स अगेन जो है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आते हैं, इंसेक्ट्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के अंदर आते हैं। ट्रेकिया जो है आपके ये इंसेक्ट्स के अंदर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स के तौर पे वर्क करते हैं। तो कॉकरोच की एक बहुत अच्छी सी डायग्राम जो है वो बुक के अंदर बनी हुई है, जिसके अंदर ये एक्सप्लेन किया गया है। ना ही डिस्कवर्ड द सेल, सो रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल डिस्कवर किया था, और कोई रॉबर्ट ब्राउन थे जिन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। हाँ, एगरिकस जो है इसको कॉमनली मशरूम कहते हैं। ना दिस इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन जो है ये कहते हैं जंगलात की कटाई को, जंगलात ख़त्म करने को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये बिल्कुल हो सकता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए। तो प्लांट्स जब नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन नहीं होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट के अंदर बढ़ेगी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहता है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, अगेन प्लांट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होता, जो प्लांट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए भी, और अदर गैसेस जो हैं उनकी भी कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि उसको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, ओजोन को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो जो डिफॉरेस्टेशन है उससे डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर जो है वो भी हो सकती है। सॉइल इरोजन, क्योंकि रूट्स जो होती हैं वो उसको होल्ड करके रखती हैं, आपका जो सॉइल होती है उसको होल्ड करके रखती हैं। तो ये देखा गया है कि जिन जगहों के ऊपर फॉरेस्ट होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे सॉइल इरोजन नहीं होती, मिट्टी जो है वो अपनी जगह से खिसकती नहीं है, क्योंकि जो रूट्स हैं वो आपस में मिलकर उसको एक तरह का सिंगल यूनिट बना देती हैं। तो अगर डिफॉरेस्टेशन होगी तो उससे सॉइल इरोजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। वाटर साइकिल जो है उसका ताल्लुक इससे नहीं होता। वाटर साइकिल इस तरह से होती है कि जो पानी पड़ा हुआ आपका समंदर पे, उस पर जब धूप पड़ती है तो ये एवापोरेट होता है, एवापोरेट होके ये क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स जो है वो आगे जाके कहीं बारिश बरसाते हैं, फिर वो पानी बहता हुआ दोबारा यहाँ आ जाता है। तो वाटर साइकिल जो है उसका ताल्लुक डिफॉरेस्टेशन से नहीं है। नाउ द ग्रुप ऑफ मर्केंशिया, आई थिंक ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये अब आपकी बुक्स का हिस्सा नहीं है, तो मेरे ख्याल में इनको गो थ्रू करना जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा।